दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्खु संघ, फूले साहू अम्बेडकर की इस पावन धरती महाराष्ट्र की धरती को नमन करते हुए गायकवाड़ जी, हमारे संचालक, सभी साथी और सभी अम्बेडकरी क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय। मैं सामने आके इसलिए बात कर रहा हूं, ऐसा लग रहा था जैसे वो बीच में बाधा है। मैं नहीं चाहता मेरे और आपके बीच में कोई बाधा आए। आज सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने साथियों का, जिन्होंने मुझे बाबा साहेब की दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं के ग्रहण करने, उसको पढ़ने पर, उसको अंगीकार करने पर, उसको अपने आचरण में उतारने पर आज यहां मेरा स्वागत समारोह किया। लेकिन जिस प्रकार मैं देख रहा हूं, 5 अक्टूबर के बाद पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में बहुजन समाज के लोग 22 प्रतिज्ञाओं को स्वीकार कर रहे हैं। देश के कोने कोने में सैकड़ों जगह पर कम से कम 3 लाख लोग 5 अक्टूबर और उसके बाद से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके हैं। इससे यह स्पष्ट पता लगता है कि लोग उस सामाजिक व्यवस्था से तंग आ गए हैं, जो सामाजिक व्यवस्था ऊंच नीच पर आधारित है। जिस सामाजिक व्यवस्था में समाज 4 वर्ण में और हजारों जातियों में बटा हुआ है। भारत के लोग अब बंटवारा नहीं चाहते। भारत के लोग अब जातियों को पसंद नहीं करते। भारत के मूल निवासी जातिगत उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हैं। 125 साल पहले भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर घड़ा नहीं छू सकते थे। अगर टीचर नहीं आया तो पूरे दिन प्यासे रहना पड़ता। और 125 साल बाद भी इंद्र मेघवाल को 9 साल के बच्चे को घड़ा छू लेने पर हत्या कर दी। तो बदला क्या? आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बनते जी, हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव कैसे मना लें? आज भी हमारे बच्चों को घड़ा छूने पर उनकी हत्या हो रही है। मूंछ रखने पर हमारे जवानों की हत्या हो रही है। मंदिर प्रवेश करने पर, मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है। घोड़ा खरीदने पर हत्या हो रही है। शादी समारोह में बर्तन छूने पर हत्या हो रही है। शादी में घोड़ी पर बारात निकालने पर हमला हो रहा है। ये कैसा भारत है? कौन सा धर्म ऐसा है जिसमें बंटवारा हो और उसको मानना चाहिए, जिसमें अपमान हो, जिल्लत भरी जिंदगी हो? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग जिल्लत भरी अपमान वाली जिंदगी जीना चाहते हो? नहीं जीना चाहते ना? आज लोग, मनुवादी लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म को बांट रहा हूं।
मैं पूछना चाहता हूं उन धर्म के ठेकेदारों से, उनको आज बताना होगा कि हिंदू धर्म को मैं बांट रहा हूं या हजारों साल से चार वर्ण और हजारों जातियों में बांटने वाले लोगों ने लोगों को बांट दिया। ये जातियां क्या मैंने बनाई है? ये चार वर्ण क्या मैंने बनाए हैं? कौन लोग हैं वो? आप सबको ये पहचानना होगा। वो कौन लोग हैं जिन्होंने समाज को चार वर्ण में और हजारों जातियों में बांटा? आपको उन लोगों को पहचानना होगा। वो कौन लोग हैं जिन्होंने देश के 90% लोगों को हजारों साल तक ज्ञान से, पढ़ने लिखने से वंचित रखा? वो कौन लोग हैं जिन्होंने देश की आधी आबादी महिलाओं को, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को स्वाभिमान के जीवन तो छोड़िए, मानवता के दर्जे से भी वंचित रखा? वो कौन लोग हैं जो पति के मरने के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया करते थे? वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई कि अगर किसी महिला का पति मर जाए तो उस महिला को पूरी जिंदगी सर मुड़ाकर सफेद कपड़ों में पूरी जिंदगी अंधेरे में गुजारनी होती थी? वो कौन लोग हैं जिन्होंने देश के 90% से भी ज्यादा लोगों को हजारों साल तक न केवल पढ़ने लिखने से, न केवल ज्ञान से, न केवल संपत्ति से, न केवल व्यापार से, बल्कि मानवता के दर्जे से भी वंचित रखा? क्या यह काम मैंने किया है? जिन्होंने यह व्यवस्था बनाई है उन्होंने ही हिंदू धर्म के लोगों को बांटा है। वो जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं दिखा सकते, वो केवल आरोप लगा सकते हैं। अरे ये मंत्री की कुर्सी हमें दी किसने है? हमें तो हजारों साल तक पढ़ने लिखने से, ज्ञान से, संपत्ति से, व्यापार से, मानवता के दर्जे से वंचित रखा। अगर हमें सम्मान और स्वाभिमान का जीवन दिया, अगर हमें एमपी, एमएलए, मंत्री, सांसद, विधायक, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत सदस्य, निगम पार्षद, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर बनने का किसी ने मौका दिया तो वो केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के लिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं के लिए यह मंत्री की कुर्सी तो क्या, अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो हम तैयार हैं। जब किसी दलित महिला के साथ बलात्कार करके हत्या होती है तो वो मनवाली लोग, धर्म के ठेकेदार चुप्पी तो साध लेते हैं। सारी पार्टियों के बड़े बड़े नेता चुप क्यों रह जाते हैं? हमारे पर होने वाले जुल्म के खिलाफ जब हम लड़ते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, तो हत्यारों की जाति के लोग हत्यारों के फेवर में महापंचायत करते हैं। वो देश को बांट रहे हैं या हम बांट रहे हैं? अरे आप लोग कभी
जो रिटन टेस्ट होता है उसके नंबर देखिए, और जो इंटरव्यू भी होता है उसके बाद उसके भी नंबर देखिए। वो कौन लोग हैं जो इंटरव्यू लेने वाले कुर्सी पर बैठकर रिटर्न में जो नंबर लाने वाले दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को इंटरव्यू में कम नंबर देते हैं? कौन है वो? न्याय की बात तो करनी पड़ेगी और न्याय के लिए हम लड़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें स्वाभिमान के साथ न्याय के लिए लड़ना सिखाया है। जरा सोचो, उन्होंने हमें ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों दिया? ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व इसलिए दिया ताकि हमारे समाज के जो लोग चुनकर विधानसभाओं में और संसद में जाएंगे, वो समाज के दुख दर्द को, समाज के मुद्दों को विधानसभा में और संसद में मजबूती के साथ उठाएंगे। ईमानदारी से बताइए, क्या हमारे समाज के विधायक, सांसद और मंत्री क्या समाज के मुद्दों को विधानसभा में और संसद में उठाते हैं? अगर नहीं उठाते तो क्या वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के साथ गद्दारी नहीं कर रहे? क्या वो अपने पद के साथ गद्दारी नहीं कर रहे? क्या वो भारत के संविधान के साथ गद्दारी नहीं कर रहे? कुछ लोग डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने केवल बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन से, लेकिन बनने के बाद अपने परिवार तक सीमित हो जाते हैं। क्या वो समाज के साथ गद्दारी नहीं कर रहे? ये रिजर्वेशन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है जो समाज को बाबा साहेब ने दिया है। हमारे सारे पढ़े लिखे लोगों को, चाहे वो राजनीति में हो चाहे नौकरी में हो, ये उनकी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज को ईमानदारी से रिप्रेजेंट करें, समाज के मुद्दों को मजबूती से उठाएं और समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को ताकत दें। अगर हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने ईमानदारी से काम किया होता, समाज के प्रति ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, तो शायद जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हमें देकर गए वो आज भी सुरक्षित रहता। 70% ऑलरेडी छीन चुका है, 30% बचा है जो आने वाले 10 से 15 सालों में छीन जाएगा। मुझे याद आता है 18 मार्च 1956 को जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आगरा के अंदर गए थे, और आगरा के अंदर उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मुझे याद आता है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर 5 दिसंबर 1956 की रात को नानक चंद रत्तू के साथ बड़े उदासी के मन से क्यों कह रहे थे कि मैं इस कारवां को बड़ी मुसीबतों के साथ, बड़े कष्ट झेलते हुए यहां तक लेकर आया। आज लगता है जैसे कि मैं वर्षों से सोया नहीं हूं। मन कर रहा है कि आज मैं जी भर के सो लूं। रत्तू, तुम मेरे समाज के लोगों को बोलना, मुझे कोई दिख नहीं रहा जो मेरे बाद इस लड़ाई को आगे लेकर जाए। तुम मेरे समाज के लोगों को बोलना कि मैं इस कारवां को बड़ी मुसीबतों के साथ यहां तक लेकर आया, बड़े कष्ट झेले। मेरे बाद मेरे समाज के लोग इस कारवां को आगे लेके जाए, और अगर आगे ना ले जा पाए तो कम से कम यही रोक के रखें, यही छोड़ दें, इसे पीछे ना जाने दें।
फिर उन्होंने कहा, रत्तू रात बहुत हो गई, अब तुम भी अपने घर चले जाओ। रत्तू ने बाबा साहब के पैर ऊपर किए, सिराने पे तकिया रखा, उनको लिटाया। लेकिन अगले दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चे और अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। क्या आप सब लोग ये कुर्बानी बेकार जाने दोगे? क्या हमें इस लड़ाई को, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री के लिए थी, क्या हमें इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? लेकिन हमारे लोग तो इस पर सोच ही नहीं रहे। हमारे लोग गद्दार साबित हुए। वरना जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए, हम उसको सुरक्षित रखते। ईमानदारी से बताइए, हम लोगों ने तो सर्वे किया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जितने जज हैं, जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर हैं, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं? 98% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी शिक्षा थी, क्वालिटी एजुकेशन थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि सरकारों ने खुद साजिश रच के सरकारी शिक्षा के स्तर को धीरे धीरे गिरा दिया और धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू किए, प्राइवेट कॉलेज खोलने शुरू किए। और मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की, शहर के अंदर एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये सारे खर्चे अगर जोड़ लें, एक बच्चे की पढ़ाई पर हर महीने शहरों के अंदर 8 से 10 हजार रुपया महीना खर्च होता है। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे भी अगर मान लें, तो 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक परिवार को कम से कम 15 से 20 हजार रुपया महीना चाहिए। लेकिन दलित और आदिवासियों में 99.5% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम अगर जोड़ दी जाए तो 5,000 से 20,000 रुपए के बीच निकलेगी। इसका मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के 99.5% लोग अपने बच्चों के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते। ये तो बात रही 12वीं तक की। 12वीं के बाद अगर बात करूं 1990 तक, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन 12वीं के नंबर के आधार पर, परसेंटेज के आधार पे होता था। कोई रिटन एग्जाम नहीं होता था, एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता था। तो उस वक्त कोई कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे। तो ये षड्यंत्र किसने किया कि आज पूरे देश के अंदर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट बन गए। अगर आपके बच्चे को मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, बीआर्क में जाना है, प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना है, तो बच्चे को पहले कोचिंग लेनी पड़ती है और कोचिंग का खर्चा लाखों रुपए में है। तो क्या जिनके माँ बाप के पास अपने बच्चे के कोचिंग कराने का पैसा नहीं है, क्या उनके बच्चे प्रतिभाशाली होने के बावजूद कोचिंग के अभाव में क्या वो मेडिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम पास कर पाएंगे?
एग्जाम ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जो 12वीं में पढ़ाया गया पेपर में वो नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा 50% उसमें से आता है और 50% बाकी बाहर से जो कोचिंग करते हैं केवल वो कर सकते हैं। इसका मतलब आपके बच्चे कंपेल हैं कोचिंग लेने के लिए और आपके पास पैसा नहीं है। तो क्या गरीबों के बच्चे प्रतिभाशाली होने के बावजूद उनके अंदर प्रतिभा है तब भी क्या वो मेडिकल और इंजीनियरिंग से, लॉ से या तमाम तरह के प्रोफेशनल एग्जाम से वंचित रह जाएंगे? ये साजिश किसी ने तो रची है ना। और बाई चांस तुमने कर्ज करके मेडिकल, इंजीनियरिंग या लॉ की कोचिंग भी करा दी और बच्चा एंट्रेंस एग्जाम पास कर जाए, तो कॉलेज में अगर लॉ करता है तो 5 साल की 12वीं के बाद लॉ जो है BLLB, उसका खर्चा लाखों रुपए पर ईयर है। अगर 1 लाख भी कम से कम माना जाए और बाकी खर्चे और जोड़ लिए जाएं तो 5 साल की LLB करने के लिए एक बच्चे के लिए एक मां बाप को कम से कम 6-7 लाख रुपया चाहिए। और अगर मेडिकल में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो भी लाखों लाखों रुपए साल की खर्चा चाहिए। और अगर इंजीनियरिंग में हो जाए तो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो 4 साल का कोर्स है, एक साल की फीस 2 लाख रुपए के आसपास है। हॉस्टल का खर्चा अलग, किताबों का बाकी खर्चे अलग हैं। इसका मतलब आपको अपने बच्चे को इंजीनियर अगर बनाना है, बच्चा प्रतिभाशाली है, कंपटीशन पास कर गया, कोचिंग में आपने कर्ज लेके उसको कोचिंग करा दी और वो सेलेक्ट हो गया, तो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए उसको 4 साल के कोर्स के लिए 12 से 15 लाख रुपया एक बच्चे को चाहिए। इसका मतलब हमारे समाज के दलित और पिछड़े आदिवासी तो 99% अपने बच्चों की इस हायर एजुकेशन का, पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन वो जो लोग चुप्पी साधे हुए हैं, जो अपने आप को अपर कास्ट बताते हैं, मैं आज उनकी भी आंखें खोल देना चाहता हूं। उनके अंदर भी 80% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन की पढ़ाई पे लाखों रुपए का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। तो क्या केवल हायर एजुकेशन देने का अधिकार पैसे वाले लोगों को है? और सरकारों ने खुद मिलकर आखिर ये साजिश क्यों रची? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए पढ़ाई के और अधिकार से और रिजर्वेशन की वजह से जब हमारे लोग पढ़ लिख कर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने लगे, तो उन लोगों को इस बात को लेकर तकलीफ हो गई कि जो लोग हजारों साल से उनके गुलाम थे, जो बिना पैसे के 15-15 घंटे काम करते थे, आज बाबा साहब ने उनके पढ़ने के रास्ते खोल दिए और रिजर्वेशन की व्यवस्था करके गरीब से गरीब परिवार के बच्चे को भी जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने का रास्ता बना दिया। अगर इसी तरह गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, किसानों के बच्चे पढ़कर अच्छी अच्छी जगह चले जाएंगे तो उनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? यानी कि पूरा का पूरा षड्यंत्र भारत के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मजदूरों, किसानों को मजदूर बनाने के लिए किया गया। और उसके बाद जो नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में इन्होंने यूनिवर्सिटीज को 3 कैटेगरी में बांट दिया। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी, बी ग्रेड यूनिवर्सिटी, सी ग्रेड यूनिवर्सिटी। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बच्चे को खुद खर्चा उठाना होगा, यानी
यानी कि लाख लाख रुपया साल का खर्चा बच्चे को उठाना है। बी ग्रेड में पढ़ने के लिए 75% खर्चा बच्चे को उठाना है, वो भी 70-80 हजार से ऊपर बैठेगा। और सी ग्रेड यूनिवर्सिटी में जहां से पढ़ के बच्चे कामयाब भी नहीं हो पाएंगे, वहां भी बच्चे को कम से कम 25% खर्चा खुद उठाना होगा, वो भी 20-25 हजार से कम नहीं होगा। इसका मतलब मोर देन 99% दलित, आदिवासी और 90% पिछड़े वर्ग के लोग और 80% जनरल कैटेगरी के बच्चे अब हायर एजुकेशन में पढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसी शिक्षा नीति जिन सांसदों के, विधायकों के रहते बनी है, क्या उन्होंने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या उनको संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर इस शिक्षा नीति के खिलाफ मजबूती से अपनी आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए थी? कौन सी सरकार है वो जिन्होंने भारत की रेलवेज को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, तमाम तरह की भारत सरकार के उपक्रम बेच दिए, और जो बिक गया वहां हमारे लोगों के नौकरियों के अवसर खत्म हो गए। तो यानी कि जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमारे आगे बढ़ने का रास्ता, पढ़ाई के रास्ते खोल कर और नौकरियों में रिजर्वेशन देकर बनाया था, उसमें से 70% रास्ता वो आपका बंद कर चुके, और हमारे नेता चुप भी लगाए रहे, हमारे अधिकारी चुप रहे। तो जो 70% छीना है, उसके लिए हमारे नेता और हमारे अफसर बराबर जिम्मेदार हैं। जो 30% बचा है, वो भी आने वाले 10 से 15 सालों में छिन जाने वाला है। तो मेरा मंत्री पद से रिजाइन करने का एक कारण तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मिशन मूवमेंट चलाना, उनकी 22 प्रतिज्ञाएं, उसकी रक्षा करना, और दूसरा अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को, जो उनका भविष्य अंधकार की तरफ जाने वाला है, उसको अंधकार में जाने से बचाने का आंदोलन छेड़ना होगा। जिंदगी भर मंत्री बने रहें और समाज का सब कुछ छीन जाए, ऐसे मंत्री पद का करना क्या है? हम तो बाबा साहब को मानने वाले सच्चे सिपाही हैं। हम तो अपने जीवन में बीड़ी, सिगरेट, शराब, बियर, बिस्की, पान, तंबाकू कोई चीज टच नहीं करते। हम व्यभिचार नहीं करते। हम कोई गलत काम जानबूझकर नहीं करते। अनजाने में तो गलती हो सकती है, हम भी इंसान हैं, लेकिन जानबूझकर गलती नहीं करते। तो सवाल यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कैसा भारत बनाना चाहते थे? वो भारत के बारे में कौन से सपने देखते थे? अगर उसको बारीकी से पढ़ना हो तो भारत के संविधान के आर्टिकल 13 से आर्टिकल 51 तक पढ़ लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। बाबा साहब चाहते थे कि देश के अंदर जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, सरकारें प्राकृतिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण सब में समान रूप से करे। और वो इसलिए चाहते थे, वो सवाल मैं आपसे भी कर लेता हूं, ये जो खेती की जमीन है, या जो जंगल से उत्खनन होता है, पहाड़ों से उत्खनन होता है, नदियों से उत्खनन होता है, खनिज पदार्थ की खानों से उत्खनन होता है, जहां से अरबों खरबों रुपए पैदा होता है, यानी कि देश के जो प्राकृतिक संसाधन है, क्या वो कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है? अगर मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ तो केवल कुछ ही लोग जमीन के मालिक क्यों हैं? कुछ ही लोग देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों के मालिक क्यों हैं? देश में रहने वाले सभी लोगों का देश के प्राकृतिक संसाधनों पर बराबर हिस्सा क्यों नहीं है? बाबा साहेब
संविधान के अंदर राज्य और केंद्र सरकारों को यह निर्देश दिया है उन्होंने कि देश के प्राकृतिक संसाधनों को सरकारें सब में समान रूप से बांटे। क्या सरकारें समान रूप से बांट रही हैं? बाबा साहब चाहते थे क्वालिटी एजुकेशन सबको सरकारी खर्चे पर मिले, क्वालिटी हेल्थ सर्विस सबको सरकारी खर्चे पर मिले, कोई भूखा ना रहे, कोई कुपोषण का शिकार ना रहे, सबको रोजगार मिले, सबको सम्मान का, स्वाभिमान का जीवन मिले। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बाबा साहब विशेष ध्यान देते थे। ये जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, ये रोज दोहराने की जरूरत नहीं है। आज ये चलन पड़ चुका है इन्हें रोज दोहराने का, इनको आचरण में उतारने की जरूरत है। अगर आप आचरण में नहीं उतारते, अगर आप अंधविश्वास को मानते हैं, पाखंडवाद को मानते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं और इंसान इंसान में भेद करते हैं, इसका मतलब आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के खिलाफ हो। तो बार बार रोज रोज दोहराने की बजाय बाबा साहब की बात को अपने आचरण में उतारो। इसमें आपका भी कल्याण होगा, संपूर्ण मानव जाति का भी कल्याण होगा और जीव जंतुओं का भी कल्याण होगा। बुद्ध का धम्म तो सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, शील और मैत्री देता है। जिन देशों ने बुद्ध के धम्म को अपनाया या जिन लोगों ने बुद्ध के धम्म को अपनाया, अपने आचरण में उतारा, उन सब का कल्याण हो गया। लेकिन जो ढोंग कर रहे हैं, बुद्ध के धम्म को मानने की बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने की बात करते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं को अपने आचरण में नहीं उतारते, वो लोग बुद्ध की विचारधारा के समर्थक नहीं है, खिलाफ है। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले नहीं है, बल्कि सही मायने में वो दोषी है। बोलने को बहुत कुछ है, मैं घंटों घंटों बोल सकता हूं, क्योंकि दिल के अंदर समाज का दर्द है। मैं नहीं चाहता कि मैं भी बाबा साहेब की नजर में गद्दार साबित हूं, नहीं तो बना रहता जिंदगी, जब तक सरकार थी तब तक मंत्री। पर उससे हल क्या होता? अगर अपने लोगों का भला ना कर पाए, अगर अपने लोगों के स्वाभिमान और सम्मान के जीवन की रक्षा ना कर पाए, आए दिन अपने होने वाली बहन बेटियों की इज्जत लुटने पर हत्याओं को, भाइयों की हत्याओं को रोकने में हम कुछ कर ना पाए, अपने लोगों की न्याय की लड़ाई को न लड़ पाए, तो ऐसे मंत्री का, एमपी, एमएलए बने रहने का फायदा क्या है? मैंने तो संकल्प किया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं आपका गद्दार और नालायक बेटा नहीं हूं। मैं आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए, आपकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग, सब लोग, अगर आप सब लोग चाहते हो कि भारत में छुआछूत खत्म हो जाए, अगर आप चाहते हो भारत में छुआछूत खत्म हो, तो इसके लिए भारत में जातियों का खत्म होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जहां भी जाते कहते हैं लोग, हमारी जाति की वजह से हमारे साथ उत्पीड़न होता है, हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न होता है। तो भाई फिर जब जाति की वजह से जातिगत उत्पीड़न है, तो फिर जातियों को छोड़ क्यों नहीं देते? जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। और इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक रास्ता बताकर गए। जिस प्रकार अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, लेकिन समुद्र में गिरने के बाद अपनी पहचान खो देती हैं, सागर कहलाती है, समुद्र कहलाती है, उसी प्रकार अगर हम अपनी जातियों को छोड़कर तथागत के बुद्ध के धम्म में जाकर दीक्षा ग्रहण कर लें, तो हमारी जातियों का विनाश हो जाएगा, हमें जातियों से छुटकारा मिल जाएगा, जातिगत उत्पीड़न से छुटकारा मिल जाएगा और हम बौद्ध कहलाएंगे। बौद्ध का मतलब बुद्धि पर आधारित, प्रज्ञा
पर आधारित ज्ञान के रास्ते पर चलना, अंधविश्वास, पाखंडवाद और रूढ़िवादिता को छोड़ देना। और ये तो भारत का संविधान सबको अधिकार देता है कि किसको किस चीज को मानना है और किस चीज को नहीं मानना। तो जो सामाजिक व्यवस्था लोगों को वर्ण में और जाति में बांटती हो, किसी को जन्म से नीच, किसी को जन्म से ऊंचा बनाती हो, जो सामाजिक व्यवस्था लोगों के साथ भेदभाव करती हो, जो सामाजिक व्यवस्था लोगों का उत्पीड़न और शोषण करती हो, कम से कम हम अम्बेडकरवादी ऐसी सामाजिक व्यवस्था में नहीं रहना चाहते। हम तो बौद्ध बनेंगे। आने वाले 2025 तक पूरा भारत चल पड़ा है बुद्ध की ओर। अंत में एक लाइन गाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को देखना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।